नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का रिया क्लासेस के आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्यारे दोस्तों, साइंस का जो सेशन है वो हमने प्रारंभ किया था और एलडीसी और पशु परिचार सीईटी जैसी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले रसायन विज्ञान का जो पार्ट है उसको पढ़ना प्रारंभ किया और सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जो एलडीसी भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हमने नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने बात करी रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर। पहले तो हम लोग इस बात का दोहरान करना चाहेंगे कि पिछली जो हमारी साइंस की क्लास हुई थी उसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिकों को वहाँ पर कवर किया जो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और एक हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिलक्षण है। हमने पढ़ा अभिकारक क्या होगा, उत्पाद क्या होगा, अभिक्रिया के अंदर जो तीर का चिन्ह है उसकी क्या भूमिका होती है, और एक हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संतुलित समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण जिसको कंकाली समीकरण कहा जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। फिर उसी चीज़ को हमने आगे कंटिन्यू रखते हुए पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद में संयोजन के बाद में हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, फिर हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया का प्रकार। हमने देखा था वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या नाम से उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, एक हमने पढ़ा प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया और एक हमने वहां पर बात करी विद्युत अपघटन को लेकर। ठीक है, आज उसी रासायनिक अभिक्रिया का जो क्रम है उसको आगे जारी रखते हुए आगे के जो प्रकार है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं बिना विलंब किए। यहाँ पर आज का जो सेशन है इसके अंदर सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के जिस प्रकार का अध्ययन करेंगे वो रहेगा दोस्तों हमारा यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, जैसे ही विस्थापन अभिक्रिया आपको लिखा हुआ दिखाई देता है तो आप सबसे पहले सीधा किसके ऊपर गौर करते हैं, इस विस्थापन शब्द के ऊपर। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग नाम देते हैं। सर आखिरकार विस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर स्थानांतरित करना, ये हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन नाम देते हैं। क्लियर। अब बात आती है विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो सिंपल सा मैं कहूंगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशीलता वाला तत्व किसी कम क्रियाशीलता वाले तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, उस अभिक्रिया को बताओ क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली चीज है परिभाषा। अगर कोई भी आपसे परिभाषा पूछे कि बताइए विस्थापन जो अभिक्रिया है उसकी परिभाषा क्या है, तो आप लोग देखिए क्या कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशीलता, ठीक है, अधिक क्रियाशीलता वाला तत्व, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशीलता वाला तत्व किसी कम क्रियाशीलता वाले तत्व को किसी कम क्रियाशीलता वाले तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन, ठीक है, उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। देखो
सबसे पहले हमने जाना कि सर ये जो विस्थापन अभिक्रिया है इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशीलता वाला तत्व किसी दूसरे यानी अन्य क्रियाशीलता वाले तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसे बताओ क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। राइट। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है उसको लेकर। अब देखिए एग्जाम्पल की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो जैसे मैंने लिखा Fe प्लस ये हो गया हमारा सॉलिड आयरन, Fe प्लस CuSO4, ठीक है, यह आपका एक्वस है जलीय विलयन। CuSO4 बताओ क्या हो जाएगा आपका, कॉपर सल्फेट। बोलो क्या होगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, आगे देखो यहां तक का अपना काम क्लियर है। ये अभिकारक हमारे पास में, इनकी हम लोग क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे। तो देखो होता क्या है, यहां आयरन की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आयरन की अगर क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में ज्यादा है तो आयरन क्या करेगा, कॉपर के धक्का मारेगा, तो कॉपर यहां से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, और खुद आयरन किसके ऊपर कब्जा कर लेगा, कॉपर के ऊपर क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो यहां से बनने वाला जो नया उत्पाद है वो हमारे को क्या प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे सर ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में FeSO4, यानी ये बताइए क्या हो गया आपका, फेरस सल्फेट। ठीक है, और प्लस बाहर आपका क्या निकल गया, कॉपर यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो FeSO4 बताइए क्या होगा आपका, ये हो जाएगा फेरस सल्फेट। अब बात यह है, सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने यह उठता है कि सर इस बात का मालूम कैसे चलेगा कि कौन से तत्व की क्रियाशीलता ज्यादा है और कौन से तत्व की क्रियाशीलता कम है। तो भाई बात ऐसी, अगर इस बात का आप लोग पता करना चाहते हो कि कौन से तत्व की क्रियाशीलता ज्यादा होगी और कौन से तत्व की क्रियाशीलता कम होगी, तो इस बात का पता करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, इतनी गजब की ट्रिक यहाँ पर आपको बताऊंगा जिसको एक बार आप लोग पढ़ोगे, ध्यान से समझेंगे तो जीवन भर के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगी वो। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है सक्रियता श्रेणी की। बोलो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो अब बात ये आती है सर सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सक्रियता श्रेणी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जो महत्वपूर्ण धातुएं होती है, एकात उसमें उपधातु भी हमारे काम आएगी जैसे हाइड्रोजन, उसकी क्रियाशीलता का जो क्रम है वो हम लोग पढ़ेंगे, घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो अब मैं देखिए अगले पेज पे लिखता हूं मैं, और जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे किसकी, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की। जैसे मैंने लिखा कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। ठीक है, चलिए देखो इसके अंदर सबसे पहले अब हम लोग यहां पर बात करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक जो आप लोग याद रखेंगे वो यह आएगा आपके पास में, देखो केदार नाथ का माली। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कौन है, आगे आओ। देखो छोटा सा ट्रिक है
और अगर ये ट्रिक आपके दिमाग में रहेगा तो कभी भी आपसे जीवन में ये जो इम्पोर्टेंट तत्व है जिनकी क्रियाशीलता का क्रम हमें निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हमने बताइए क्या पढ़ा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। देखो इसके अंदर सबसे पहले अब एक एक चीज का अर्थ यहां पर आपको मालूम होना चाहिए। केदार से हम लोग याद रखेंगे क्या, के। नाथ से बताओ क्या हो जाएगा हमारा Na, ठीक है। का से क्या हो गया आपका Ca, माली से क्या हो जाएगा आपका Mg, आलू से क्या हो गया बताओ आपका Al, जरा से क्या आ गया आपका Zn, फीके से आपका क्या आ गया Fe, पकाता से क्या आ गया आपका Pb, पहले जो है आएगा उसका मतलब होगा H, हाइड्रोजन, कौन Cu, दोबारा जो है आ रहा है उसका मतलब होगा Hg, आगे का मतलब Ag और आओ का मतलब Au, ठीक है। अब सबको मालूम है सर के का मतलब क्या होगा, आपको मालूम है बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, के का मतलब है सर पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होगा के। अच्छा Na किसका प्रतीक है, तो आप कहेंगे सर Na प्रतीक हो गया हमारे पास में यहाँ पर किसका, सोडियम का। Ca बताइए किसका हो गया, Ca किसका प्रतीक है बोलो जल्दी से, ये हो गया हमारा कैल्शियम का प्रतीक, ठीक है। Mg बोलो किसका प्रतीक है, आप कहेंगे सर ये है मैग्नीशियम का प्रतीक, राइट। इसके बाद में देखो Al किसका प्रतीक है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। Zn किसका प्रतीक है, सॉरी जिंक, जिंक का प्रतीक क्या हो जाएगा Zn। Fe बताओ क्या हो गया आपका आयरन, आप लोग मुझे बताओ आयरन का मतलब क्या है हमारे पास में यहाँ लोहा, ठीक है। Pb का मतलब क्या होगा बताओ जल्दी से, लेड, और लेड का मतलब क्या होगा सीसा, ठीक है। जिंक को बताओ और आप लोग क्या कह सकते हैं, जस्ता भी कह सकते हैं इसको, राइट। आगे बढ़ूंगा मैं, H क्या है हमारा हाइड्रोजन। देखो इस पे विशेष रूप से ध्यान रखना, जितने भी हमने तत्व लिखे हैं इन सभी तत्वों के अंदर एकमात्र तत्व ये कौन सा है, हाइड्रोजन, जो क्या है हमारे पास में एक उपधातु। बाकी सभी हम लोग यहां पर किसकी बात करेंगे, धातुओं की, ठीक है। ये लो हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा यहां से अधातु। फिर Cu का मतलब हो गया हमारा कॉपर, और मुझे बताओ कॉपर आप लोग किसको कहोगे, तांबा को, राइट। कॉपर के बाद में आ गया Hg, Hg क्या है हमारा मरकरी, और मरकरी हम लोग यहां पर किसको कहेंगे, पारा को। फिर Ag का मतलब क्या है हमारा बताओ, आप कहेंगे सर Ag का मतलब है सिल्वर, और सिल्वर यानी आप कहोगे सर चांदी, ठीक है। एक और बच गया, Au का मतलब हो गया हमारा गोल्ड, और गोल्ड बताओ क्या हमारा जो सबसे महंगा है, सोना, ठीक है। चलो ये जो सिंपल सी टेबल है ये तो आप सबको हमेशा के लिए लर्न करनी है, या आप सभी को निश्चित रूप से याद होनी चाहिए, ठीक है। एक काम तो अपना ये क्लियर हो गया। अब देखो इसमें एक चीज आपको दिखाई देगी, पीछे देखो, पीछे जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें एक काम में आया था आपके पास में Fe यानी लोहा, और एक काम में आया था आपके पास में कॉपर। चेक करो तो यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपको पता चला सर ये तो रहा हमारा Fe और ये रहा हमारा कॉपर। अब मुझे बताओ ऊपर कौन आ रहा है, Fe आ रहा है, नीचे कौन आ रहा है, कॉपर आ रहा है। इसका मतलब आप मुझे कहेंगे किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, तो आपने कहा सर Fe की क्रियाशीलता ज्यादा है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। तो यानी Fe क्या करेगा, कॉपर को इसके जलीय विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, राइट। तो ये हमने क्या पढ़ा, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों
कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, ऐसे लिखना, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। ठीक है, घटते हुए क्रम का मतलब हो गया ऊपर से नीचे। मैं लिख सकता हूं धातुओं की क्रियाशीलता, ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ, मैंने कहा धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्या हो गया, क्रम हो गया। क्लियर? बस इसके अंदर केवल एक हाइड्रोजन जो है वो हमारी क्या है, अधातु, ये चीज आप लोग याद रखोगे। ठीक है, जैसे ही ये टेबल आपको याद रहेगी तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सोल्व करते समय आपको किसी प्रकार की कोई भी यहां पर समस्या नहीं होगी। राइट, चलो अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद में अगली जो रिएक्शन हमारे पास में निकल के आती है उसका नाम है, बताओ क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझिए आप लोग मेरे साथ एक एक पॉइंट को ध्यान से। बात आती है सर द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है। क्लियर? देखो, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। सिंपल सा आप लोग याद रखोगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है जिसके अंदर अभिकारकों के बीच में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा पॉइंट आप लोग इतना सा याद रखना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, ठीक है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग यहां पर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो, आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हमने लिखा Na2CO3, राइट, ये हो गया हमारा, बताइए क्या, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 बताओ क्या हमारा, सोडियम कार्बोनेट। ये आपका एक्वस है, जलीय विलयन है। इसकी क्रिया करवाऊंगा मैं किसके साथ, BaCl2, यानी आपने कहा सर बेरियम क्लोराइड के साथ में। बताओ BaCl2 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, आपने कहा सर ये हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो सोडियम कार्बोनेट की क्रिया करवाएंगे यहां पर हम लोग किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ में। जैसे ही आपस में क्रिया करेंगे तो हमें देखो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, यहां से आयनों का आदान प्रदान होगा। आयनों का आदान प्रदान होगा तो Ba जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, CO3 के साथ में, क्योंकि Na पॉजिटिव CO3 नेगेटिव, इधर से Ba पॉजिटिव और Cl माइनस आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा यहां से देखिए हम लोग लेंगे Na2CO3 नहीं, यहां पर हम लोग लेंगे Na2SO4। ठीक है, इसको यहां से हटाओ और यहां मैंने लिखा Na2SO4, तो बताओ ये क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट। क्लियर? सोडियम सल्फेट की क्रिया करवाई हमने किसके साथ, BaCl के साथ में, यानी बेरियम क्लोराइड के साथ में। तो ये बन जाएगा हमारा यहां से BaSO4। बताओ क्या बनेगा आपका, BaSO4। याद रखना ये कैसा होगा, सॉलिड होगा। अच्छा, ये सॉलिड है तो इसका मतलब BaSO4 क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि BaSO4 जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा श्वेत अवक्षेप है।
बोलो ये क्या है? एक श्वेत अवक्षेप, यानी सफेद रंग का क्या है? ये अवक्षेप है। क्लियर? और इधर से सोडियम के कितने अणु है? 2, और क्लोरीन के भी कितने हैं? 2, तो ये बन जाएगा आपका 2NaCl। और NaCl क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये होता है हमारा सोडियम क्लोराइड लवण। NaCl को बताओ क्या कहा जाता है? खाने के नमक के नाम से भी जाना जाता है। तो NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड लवण। क्लियर? आगे देखिए, ये हमने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा, और एग्जाम्पल के दौरान आपने देखा यहां आपको क्या प्राप्त हो गया? एक श्वेत अवक्षेप की क्या हो गई? यहां से आपको प्राप्ति हो गई। अब देखिए, इस अवक्षेप को देखकर यहां से मुझे याद आया कि सर अवक्षेप का मतलब क्या है? तो अवक्षेप से आप लोग याद रखोगे अवक्षेपण अभिक्रिया। बोलो क्या याद रखोगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अवक्षेप का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, उसे बताओ क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो बात आती है सर अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ अवक्षेप का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, बात यह है मुद्दे की कि सर आखिरकार इस अवक्षेप का मतलब क्या है? तो याद रखना, अवक्षेप उस चीज को कहा जाता है जो जल में क्या होता है? बताओ, अघुलनशील होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके प्रश्न में आती है। बोलो, वह यौगिक जो जल के अंदर अघुलनशील होता है उसे अवक्षेप नाम दिया जाता है, और जिस अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया, एक हो गई हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक हमने पढ़ी कौन सी? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगली जो रिएक्शन है, और वो हमारे पास में आती है क्या नाम से? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया? सर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक आपस में मिलकर लवण और जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। देखो ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि पिछली कक्षाओं में भी हमें कई बार देखने को मिली है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लोग यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में भी क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होगा? आयनों जो अभिकारक होंगे उनके बीच आपस में आयनों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। तो बात आती है सर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के संदर्भ में आप लोग याद रखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर लवण और जल का क्या करेंगे? बताओ, निर्माण करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप ये कहोगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक, ठीक है, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके, ठीक है, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके
लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखो। तो सिंपल सी अभिक्रिया आप लोग ये लिखना, एक हमें आवश्यकता पड़ेगी, बताओ किसकी? अम्ल की। अम्ल क्रिया करेगा, बोलो किसके साथ? क्षार के साथ। तो अम्ल और क्षारक आपस में मिलेंगे तो एक तो क्या बन जाएगा, बोलो लवण, और एक क्या बन जाएगा हमारा? जल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने कहा कि अम्ल ले लिया आपने HCl। अच्छा मुझे बताओ HCl क्या है हमारा? तो आप कहेंगे सर HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक, बोलो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और इसकी क्रिया कराओ क्षार के साथ। आपने ले लिया कौन सा? NaOH। बताओ NaOH क्या है? आप कहेंगे सर ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया बोलो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो यहां से आपको मालूम है कि सर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके बीच में आयनों का क्या हो जाएगा? आदान प्रदान हो जाएगा। तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? Na जुड़ेगा Cl के साथ, तो ये बन जाएगा NaCl, जो अभी हमने पढ़ा था पीछे, सोडियम क्लोराइड लवण। और बाहर देखो OH H के साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? H2O, यानी जल की हमें क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा दो बातें आप लोग याद रखना। एक होता है हमारे पास में H+, इस H+ का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हाइड्रोजन आयन, जबकि OH- इसका मतलब क्या होगा बोलो? तो आप कहेंगे OH- का मतलब होगा हाइड्रोक्सिल। ठीक है, OH- का मतलब होगा हाइड्रोक्सिल आयन। क्लियर? और एक होता है हमारे पास में H3O+, इसको कहा जाता है बच्चों हाइड्रोनियम आयन। देखो ऑरेनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि अम्ल जलीय विलयन के अंदर अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार OH- आयन देते हैं। तो H+ आयन को हाइड्रोजन आयन कहा जाता है, OH- आयन को हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया हमारी यहाँ से क्लियर होगी। फिर विस्थापन के बाद आपने क्या पढ़ा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद में आपने क्या पढ़ा? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद में हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इनके बाद में अगली जो रिएक्शन है वो हमारे पास में अब निकल कर आती है, और उसके अंदर देखो हम लोग बात करेंगे क्या नाम से? जैसे मैंने कहा उष्माक्षेपी। ठीक है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। दो चीजें यहां से हमारे पास में काम में आती है, एक आती है उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और एक काम में आती है हमारे पास में उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। सर उष्माक्षेपी का मतलब क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान, ठीक है, उत्पादों के निर्माण के साथ साथ उष्मा के रूप में ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है या बाहर निकलती है, उसे बताओ क्या कहा जाता है? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ, ठीक है, मैं कहूंगा आपसे उत्पादों के निर्माण के साथ
ऊष्मा क्या होगी बताओ, उत्पन्न होगी। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे बताओ क्या कहा जाएगा। तो आप कहेंगे सर उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। क्लियर। इसके बाद में देखो बात आती है एग्जाम्पल की। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस है उस प्राकृतिक गैस का बताओ क्या कर देंगे हम लोग, दहन कर देंगे। जैसे ही प्राकृतिक गैस को हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो ऊष्मा क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। अच्छा, प्राकृतिक गैस किसको कहते हैं, आप कहेंगे सर CH4। CH4 ये प्राकृतिक गैस है। इसे बताओ क्या कहा जाता है, इसे मेथेन के नाम से जाना जाता है। ये दलदल वाले स्थानों से प्राप्त की जाती है, इस कारण इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो CH4 हो गया। इसकी क्रिया करवा दो 2 अणु किसके, O2 यानी ऑक्सीजन के साथ में। दोनों आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो यहां से देखिए एक तो बन जाएगा हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस एक ये बन जाएगा आपका 2H2O। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने अणु है, 2 दूनी 4, 2 यहाँ काम में आ गए, 2 यहाँ पर काम में आ गया। हाइड्रोजन के टोटल कितने, 4, तो ये हो गया 2 दूनी 4। और बाहर बताओ क्या निकल जाएगी, ऊष्मा यहाँ से बाहर निकलेगी। और ऊष्मा बाहर निकलेगी बोलो किसके रूप में, तो आप कहेंगे सर ऊर्जा के रूप में। ठीक है, ये हो गई हमारी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। चाहो तो आप लोग इसका एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे आपने कहा सर श्वसन। अच्छा, श्वसन की मैं बात करूंगा तो श्वसन की अभिक्रिया के लिए सबसे पहले हमारे को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या होगा हमारा C6H12O6। क्लियर, यह आपका एक्वस है, बताओ जलीय विलयन। अच्छा, इसकी क्रिया कराओ किसके साथ, 6 अणु O2 के। ये एक्वस है, यहाँ पर याद रखना आप लोग, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा आपका 6CO2 एक्वस आएगा, यहाँ पर जलीय विलयन। ये दोनों चीज़ों का विशेष रूप से आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। और प्लस 6H2O, 6 अणु के रूप में जल आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ऊष्मा भी बताओ क्या हो जाएगी, यहाँ से उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, चेक करो संतुलित है क्या रासायनिक अभिक्रिया। कार्बन के कितने अणु है, 6। इधर चेक करो कार्बन के आगे गुणा में कितना है, 6। क्लियर। आगे देखो हाइड्रोजन कितनी है, टोटल 12। यहाँ से चेक करो, बोलो 6 दूनी 12। क्लियर है सर। ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन कितनी है, 6 और 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गया, 18। तो ये हो गया 6 दूनी 12 और O के आगे गुणा में आ गया 6, टोटल कितना हो गया, 18। क्लियर। ये हो गया हमारा क्या नाम से, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसके अंदर हमने एक तो पढ़ा क्या नाम से, प्राकृतिक गैस का दहन, और एक हमने पढ़ा साहब यहाँ पर कौन सी क्रिया, श्वसन क्रिया। अब देखिए इसके विपरीत हम लोग बात करेंगे। ऊष्माक्षेपी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके विपरीत कौन सी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखो ऊष्माशोषी ये हो गया हमारा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए बात ऐसी है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का यानी ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, ऊष्मा यानी मैं कहूंगा ऊर्जा का बताओ क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो हम पढ़ेंगे प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। क्लियर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो जैसे आपने कहा सर 6 अणु ले लो साहब, किसके, CO2 के। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के।
प्लस 6 अणु ले लो यहाँ पर किसके, H2O यानी जल के, इनकी आपस में क्रिया कराओ तो ये बन जाएगा हमारा C6H12 और यह आ जाएगा आपका O6 प्लस यहां से 6O2 यानी ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्लियर। इससे पीछे जो आपने पढ़ा था उसका सेम विपरीत है, अपोजिट। तो C6H12O6 इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है। अच्छा, ये किसकी उपस्थिति में संपन्न हुई है, तो आप लोग याद रखना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कौन सी अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इसके दौरान ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ग्लूकोज को बताओ और आप लोग क्या कहोगे, इसको शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी हमारी रासायनिक अभिक्रिया भी हो गई। इसके बाद में अगली जो रिएक्शन है वो हमारे पास में निकल कर आती है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगली जिस रिएक्शन की हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारी ऑक्सीकरण ठीक है, मैंने कहा ऑक्सीकरण तथा अपचयन। बताओ क्या आ गया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। क्लियर। देखो बात करेंगे सर ऑक्सीकरण क्या होगा और अपचयन क्या होगा। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसका मतलब है उस पदार्थ का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। और यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसका मतलब है उस पदार्थ का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। राइट। तो आप क्या कहेंगे, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। क्लियर। ये चीज आप सबको यहां से याद होनी चाहिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसका मतलब है उस पदार्थ का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। और यदि, ठीक है, और आगे आप लोग लिखना, और यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस पदार्थ का बताओ क्या होता है, अपचयन होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि देखो CuO आ गया, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसकी रिएक्शन करोगे तो यहां से आप लोग क्या देखोगे कि कॉपर से ऑक्सीजन का विस्थापन होगा जो किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये बन जाएगा H2O और प्लस यहाँ से आपका कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो चीज़ों को समझना, ये हाइड्रोजन है, इसके अंदर यहाँ चेक करो ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई हाइड्रोजन में। इसका मतलब इस हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ, आप कहेंगे सर ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है।
और ये कॉपर ऑक्साइड था। यहां से आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल गई, इसका मतलब बताओ इसका यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसका मतलब उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, और यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसका अर्थ यह है कि उस पदार्थ का यहाँ पर क्या होता है बताओ, उसका अपचयन होता है। ठीक है, इन सब चीजों के बाद में आगे देखो हमारे पास में अगली जो रिएक्शन आती है उसमें हम लोग बात करते हैं समावेवीकरण। ठीक है, और समावेवीकरण को क्या कहा जाता है, पुनर्विन्यास रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। छोटी सी चीज है, इसका हम लोग यहाँ पर और अध्ययन करना चाहेंगे। देखो यहां पर हमने लिखा समावेवीकरण, और देखो समावेवीकरण को आप लोग क्या लिखेंगे, इसको आप लोग लिखेंगे क्या नाम से, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है, देखो पहली चीज, सामान्यतः ऐसी अभिक्रिया जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके अंदर हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप लोग छोटी सी डेफिनेशन इसकी याद रखना चाहिए तो ये कह सकते हैं कि इसमें किसी यौगिक के अणु के जो परमाणु होते हैं वो समावेवीकरण की जो क्रिया है उसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, अर्थात पुनर्विन्यास में भाग लेते हैं, या आप लोग यहां से कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या कहेंगे कि पहली चीज समावेवीकरण पुनर्विन्यास जो अभिक्रिया है ये हमारे को सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें किसी पदार्थ के अणु के परमाणु, ठीक है, अणु के परमाणु पुनर्विन्यास में क्या करते हैं बताओ, भाग लेते हैं। ठीक है, पुनर्विन्यास में भाग लेते हैं। अब बात आती है साहब इसके एग्जाम्पल की, तो देखो सीखना चीजों को आप लोग मेरे साथ। मैंने आपसे कहा कि आपने लिया क्या नाम से, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्रथम कार्बनिक पदार्थ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं, उस यूरिया का यहां पर क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ प्रथम कार्बनिक जो पदार्थ है वो क्या प्राप्त हुआ था, पहली चीज तो यूरिया, और यूरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, NH2CONH2। ठीक है, तो इस यूरिया को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, आपने नाम सुना होगा अमोनियम साइनेट का। अमोनियम साइनेट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जैसे ही अमोनियम साइनेट को हम लोग यहाँ पर गर्म करेंगे तो अमोनियम साइनेट का जो समावेवीकरण है वो किसके अंदर हो जाएगा, यहाँ पर यूरिया के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अमोनियम साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर यूरिया में समावेवीकरण होना। ठीक है, सबसे पहले हमारे को यहां से आवश्यकता पड़ती है साहब किसकी, अमोनियम साइनेट की। तो आप कहेंगे सर अमोनियम साइनेट हो जाएगा हमारा यहां से NH4CNO। इसको
NH4CNO अमोनियम साइनेट को हम लोग बताओ क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। ठीक है, ये जो आपको इस तीर के ऊपर जो ये क्या नाम से आपको त्रिभुज का चिन्ह दिखाई देता है, इसका मतलब क्या होता है, गर्म करने पर। अमोनियम साइनेट को जैसे ही गर्म करेंगे तो इसका समावयवीकरण हो जाएगा किसके अंदर, यूरिया के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास में बन जाएगा देखो NH2, फिर ये बन गया आपका CONH2। बताओ ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया का, और ये क्या है हमारे पास में, प्रथम कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, दो छोटी छोटी चीजें हम लोग यहाँ से और सीखेंगे। एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक आती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा छोटा सा पॉइंट है, इसको हम लोग और साथ के साथ यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैंने लिखा उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। उत्क्रमणीय से आप लोग याद रखना ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में क्या होती है, संपन्न होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में क्या होती है, संपन्न होती है, उसे उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि दोनों दिशाओं में, ठीक है, दोनों दिशाओं में बताओ क्या हो जाएगी ये, तो आपने कहा साहब दोनों दिशाओं के अंदर क्या हो जाएगी सर, संपन्न हो जाएगी। अच्छा एग्जाम्पल की बात करो, जैसे मैंने कहा हेबर विधि द्वारा, आपने नाम सुना होगा हेबर विधि का, ठीक है, हेबर विधि द्वारा हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, हेबर विधि द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बताओ किसका निर्माण होगा, तो आप कहेंगे अमोनिया का। हेबर विधि द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का बोलो क्या करेंगे हम लोग यहां पर, निर्माण करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा N2+3H2, तो ये बन जाएगा हमारे पास में क्या, आप कहेंगे सर 2NH3, और ये वापस अपघटित होकर क्या बनाएगा, N2+ का 3H2, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रही है, अमोनिया का। किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक Fe यानी आयरन की उपस्थिति में, राइट। तो यह हो गया हमारे पास में उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसी प्रकार एक छोटा सा हमारे पास में काम में आता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है जो केवल एक दिशा में क्या होती है, संपन्न होती है, केवल एक दिशा में बताओ क्या होगी, संपन्न होगी। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इससे पहले हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े थे वो सब किसके थे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के। ठीक है दोस्तों, अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंतर्गत मैं कोशिश करूंगा केमिकल रिएक्शन का जो बाकी पार्ट रह गया उसको पूरा करने का। तो 3 क्लासों के अंदर हमारा एक पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। अब इंतजार करो अगली क्लास का, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।